सबसे शुरू करते हैं कि जो ऑक्सीजन यूटिलाइज होता है ऑर्गेनिजम्स में, जिससे कि इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन होता है न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, एक बहुत ही बढ़िया यहाँ पर ये बोल रखा है, इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन है न्यूट्रिएंट्स का, लाइक ग्लूकोज एंड टू डिराइव एनर्जी एंड फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज। ठीक है, ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिजम्स। हम सब ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन कौन से पॉइंट पे करते हैं, किस चीज के लिए करते हैं? ठीक है, इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए हम लोग करते हैं। तो इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन कैसे हो पाएगा? इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन कैसे हो पाएगा? जब रेस्पिरेशन हो। डिराइव एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शंस, अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए जो एनर्जी हमें चाहिए वो इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन से मिल पाएगा। अब मुझे बताओ, ये इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन समझ रहे हो कि नहीं? इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन मतलब स्टेप्स में टूटेगा एक तरीके से। एक तो डाइजेशन में टूटती हैं चीजें बेटा, ठीक है, डाइजेशन में टूटती हैं तो वो होता है डायरेक्ट ब्रेकडाउन। ठीक है, ये क्या बात कर रहे हैं? ये इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन की बात कर रहे हैं। इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन कहां होगा? जो ग्लूकोज है ब्रेकडाउन होकर मोनोमर बन गया स्टार्च से, ये ग्लूकोज पहुंचेगा कहां? सेल के अंदर में। अब सेल के अंदर बिना मतलब सीधे सीधे एंजाइम से नहीं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है। एंजाइम्स तो लगेंगे ही लगेंगे, किसी भी टाइप की बायोकेमिकल रिएक्शन में लगते हैं। तो यहां पर इसलिए इसको इनडायरेक्ट बोला है क्योंकि ये डाइजेस्टिव सिस्टम में नहीं हो रहा है। न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स का जो ब्रेकडाउन है वो मेनली डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है। यहां पर बात डाइजेस्टिव सिस्टम की नहीं हो रही है, डाइजेस्टिव सिस्टम ने जितना काम करना था कर दिया है। ठीक है, अब ये सारा का सारा मटेरियल कहां जा रहा है? ये सारे जो मोनोमर्स हैं ये सेल के अंदर जाएंगे, वहां पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन फिर से होगा। तो वो इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन है बेटा। वहां से क्या मिलेगा? वहां से मोनोमर मिलेंगे? नहीं, अब वहां से एनर्जी मिलेगी। अब वहां से एनर्जी मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। ठीक है, ये जो कैटाबोलिक रिएक्शन अभी अभी हुई है, ग्लूकोज के ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेकडाउन होने से ये जो एनर्जी निकली और CO2 बना है, इसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं। और ये जो कैटाबोलिक रिएक्शन है इसका बाई प्रोडक्ट कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये हमें पता चल गया कि ऑक्सीजन कंटिन्यूअसली यूज करती रहती हैं सेल्स और कार्बन डाइऑक्साइड कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस करती रहती हैं। अब ये ऑक्सीजन कहां से आया है और ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां जाएगी, इसी को हम कहते हैं ब्रीथिंग। ये ऑक्सीजन का फैसिलिटेशन जो है और जो कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल है, इसी को हम क्या कहते हैं? ब्रीथिंग। इस चैप्टर में, थ्रू आउट दिस चैप्टर, वी विल यूज द रेस्पिरेशन टर्म एज सिनोनिम ऑफ ब्रीथिंग। ओके, इज दिस क्लियर नाउ? Now place your hands on your chest. You can feel the chest moving up and down. You know that it is due to breathing. रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है बेटा कि कहां पर कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन होगा, ये डिपेंड करता है उसके हैबिटेट पर और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। अगर उसका हैबिटेट पानी में है तो गिल्स होंगे, अगर टेरेस्ट्रियल है तो लंग्स होंगे, और अगर वहां पर सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है तो बॉडी सरफेस से ही एक्सचेंज हो जाएगा। अगर वहां पर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है तो वहां पर कुछ ट्रैकियल सिस्टम होगा, पल्मोनरी सिस्टम होगा, नोसोफेरिंजियल होगा, क्यूटेनियस होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म कितना इवॉल्व है, कितना ज्यादा मल्टी सेल्युलरिटी उसमें प्रेजेंट है। अगर वो पोरीफेरा है, अगर वो सीलेंट्रेटा है, अगर वो टीनोफोरा है, तो बॉडी सरफेस से ही हो जाएगा। सेल की सरफेस आसपास के मीडियम के बिल्कुल कांटेक्ट में है। हमारी भी सेल की सरफेस आसपास के कांटेक्ट में है, लेकिन व्हाट अबाउट द सेल्स विच आर प्रेजेंट इन द इंटीरियर ऑफ द स्किन? स्किन के अंदर जो है विसरल ऑर्गन्स, वो तो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। इसलिए हमारा भी बॉडी सरफेस आसपास के एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, लिविंग मीडिया के कांटेक्ट में है, जिस मीडिया में हम रह रहे हैं। लेकिन बावजूद उसके हमारे बॉडी सरफेस से एक्सचेंज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर बल्क है, हमारे अंदर बल्क है। ठीक है, बल्क है। हाँ, हमारे अंदर एक कमरा नहीं है कि जिसमें दीवार हो और अंदर कैविटी हो, जैसे टीनोफोरा होता है, जैसे हाइड्रा होता है, जैसे पोरीफेरा होता है। वहां ऐसा नहीं है। यहाँ तो बहुत सारी चीजें रखी हुई है, ये तो अंदर से सॉलिड है पूरा। तो उन चीजों तक कैसे ऑक्सीजन पहुंचेगी और उनके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है वो बाहर कैसे जाएगी, इसके लिए पूरा एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन सिस्टम इजाद हो रखा है, इवॉल्व हो रखा है इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स और अदर मल्टीसेलुलर इवॉल्व्ड ऑर्गेनिजम्स। नाउ हमने बात कर ली अभी कि जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, और डिस्कस कर लिया क्या क्या चीजें थी वो, हैबिटेट और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात अगर करें तो यहाँ पर सबसे पहले पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल आएंगे जो कि लिप्स के ऊपर होते हैं। दूसरा क्या आ जाएगा यहाँ पर, नेजोफेरिंग्स आ जाएगा। नेजोफेरिंग्स के बाद जी सर। ओरोफेरिंग्स आएगा। ओरोफेरिंग्स के बाद लेरिंजोफेरिंग्स और आएगा। ट्रैकिया या विंड पाइप है, उसके बाद ब्रोंकाई आएगा, ब्रोंक्यूल आएगा, ट्रैक अल्टीमेटली एल्वियोली आएगा। ठीक है। एल्वियोल आ जाएगा। अब जैसे हमने डाइजेशन में जी पढ़ा सर। था वैसे ही हम यहाँ पर भी पढ़ रहे हैं बेटा। ये रहा ग्लॉटिस और एपिग्लॉटिस, सेम है जैसे डाइजेशन में पढ़ा, यहाँ पर भी जी सेम बातें लिख रखी हैं। लेकिन यहाँ दोबारा बोलने का ये मतलब है कि यहाँ पर ट्रैकिया के विद रिस्पेक्ट टू हम मेनली बात कर रहे हैं, इसलिए एपिग्लॉटिस और ग्लॉटिस का आना तो बिल्कुल बिल्कुल जायज है। इसके बाद जी जो क्वेश्चन का पॉइंट है, अब मैं उस पे आता हूँ। हमने ये तो देख लिया कि नॉस्ट्रिल है 1 पेयर, फिर नेजल चैम्बर है, नेजल पैसेज के बाद फिर नेजोफेरिंग्स है, फिर ग्लॉटिस है, फिर ट्रैकिया है, और लैरिंग्स को साउंड बॉक्स कहते हैं। एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस को बंद करता है जिससे कि कोई एंट्री ऑफ फूड ना हो पाए। अल्टीमेटली फिर ब्रोंकाई बन जाते हैं, ब्रोंक्यूल बन जाते हैं और बन जाते हैं एल्वियोली। ये तो जनरल हमने देख लिया। अब क्वेश्चन का पॉइंट देखें तो ट्रैकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू मिड थोरेसिक कैविटी। कहां तक एक्सटेंड मिड करता है ट्रैकिया, ये क्वेश्चन है। अप टू फिर मिड कहां थोरेसिक डिवाइड कैविटी। करता है, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा के लेवल पे डिवाइड करता है। जी सर। इसके बाद बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई जो है जी ना बेटा, ये जब डिवाइड करता जी है, ठीक है, तो क्या बनता है, सेकेंडरी और जी टर्शियरी सर। ब्रोंकाई बनता है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसलिए इंपॉर्टेंट एक्सेल है क्योंकि एक्सेल। ट्रैकिया जब डिवाइड करता है तो बेटा ब्रोंकाई नहीं बनता। आई जी रिपीट, थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा सुनने में कि सर कैसी बात कर रहे हो, ट्रैकिया डिवाइड होगा तो ब्रोंकाई तो बनेगा। मैं थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाऊंगा इस बारे में। मैं क्या कहूंगा कि ट्रैकिया जब डिवाइड करता ब्रोंक्यूलस। है तो क्या बनता है, राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई बनते हैं बेटा। हाँ। ठीक है, राइट और लेफ्ट जी प्राइमरी ब्रोंकाई बनते हैं, केवल ब्रोंकाई मत बोलो। क्योंकि अगर केवल ब्रोंकाई जी बोलोगे तो समस्या क्या है, गलती क्या है, गलती ये है कि अगर केवल ब्रोंकाई बोलोगे तो ब्रोंकाई जब डिवाइड होगा तो कहोगे प्राइमरी ब्रोंकाई बना, फिर सेकेंडरी बना। हाँ। जबकि हो क्या रहा है, ट्रैकिया जब डिवाइड कर रहा है तभी प्राइमरी बन गया, अब वो प्राइमरी वाला डिवाइड करेगा तो सेकेंडरी बनेगा। सेकेंडरी बनेगा। जी यानी हमारे लंग्स में एंटर करने वाला रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का जो पार्ट है वो क्या है, वो ब्रोंकाई है या प्राइमरी प्राइमरी ब्रोंकाई, वो प्राइमरी प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई। यस, ये क्वेश्चन का पॉइंट भी है कि जी सर। नेम द जी पार्ट जी। ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट दैट एक्चुअली एंटर्स इनटू द लंग्स, प्राइमरी। प्राइमरी ब्रोंकाई। देन है ट्रैकी, जी तो आप ट्रैकिया बोलोगे, तो ट्रैकिया हाँ। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंकाई इनिशियल ब्रोंक्यूल आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स। ये भी क्वेश्चन है पॉइंट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनकम्प्लीट कार्डियक सी शेप्ड। हाँ, जी सर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट है। अच्छा, ईच टर्मिनल ब्रोंक्यूल, आप कहेंगे सर टर्मिनल ब्रोंक्यूल कहां से आ गया, ये जो इनिशियल ब्रोंक्यूल है ना, इनिशियल ब्रोंक्यूल जब डिवाइड जी रीडिवाइड होता है तो टर्मिनल ब्रोंक्यूल आ जाते हैं। अब ये जो टर्मिनल जी ब्रोंक्यूल हैं, दे गिव राइज टू वेरी थिन इरेगुलर वॉल्ड एंड वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वियोली। मैं यहाँ पर वेस्कुलराइज्ड को एल्वियोली। हाईलाइट कर दूंगा और मैं वेरी थिन को भी हाईलाइट कर दूंगा, इरेगुलर वॉल्ड को नहीं करूंगा सर क्योंकि मैं वो, बताऊं मैं बताऊं मैं हाँ, बताऊं हाँ, यस, यस, वेरी थिन इसलिए क्योंकि अगर वो मोटा होगा तो डिफ्यूजन नहीं हो पाएगा। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए थिन रखा। हम्म और वेस्कुलराइज्ड इसके लिए क्योंकि वेस्कुलर ब्लड से ही तो ऑक्सीजन और वो ट्रांसपोर्ट करेगा वो। बिल्कुल सही बात है। और आपने किसको अंडरलाइन करने को नहीं बोला, इरेगुलर इरेगुलर वॉल्ड वॉल्ड को को। नहीं करूंगा मैं, क्यों, क्योंकि ये इसकी खासियत है। इरेगुलर सरफेस ठीक एरिया। है, नहीं 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 नहीं, सरफेस सरफेस एरिया एरिया थोड़ी, बढ़ाएगा। नहीं 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 नहीं। अच्छा। ये पॉइंट जो है यहाँ पर इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हम एल्वियोली के बारे में बात कर रहे हैं, हम मेनली ब्रीदिंग के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं यहीं जी पर इसको एनिमल टिश्यू वाले चैप्टर से रिलेट करके देखूं तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों, क्योंकि इरेगुलर वॉल्ड कहने का मतलब है टेसालेटेड एपिथेलियम, टेसैलेटेड एंडोथेलियम। मतलब सर। टेसालेटेड यानी वेवी मार्जिन वाली, वेवी मार्जिन जो होते हैं हाँ हाँ हाँ। वो वाली, तो ये वेवी मार्जिन वाली टेसैलेटेड एपिथेलियम है, इरेगुलर वॉल्ड। वेरी। जी सर। ठीक है, ओके देन। जी द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल एंड एल्वियोली कंप्राइज द लंग्स। ठीक है, लंग्स में क्या है,
जी लंग्स के अंदर है क्या? लंग्स के अंदर भाई नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल एंड एल्वियोली है। ये बिल्कुल उसी तरीके जी से है जैसे कि एक तना है और उस स्टेम से जो है 2 ब्रांचेस निकल गई और उसके बाद ट्री बन गया। और आप क्या करो कि एक बहुत ही बड़े हरे कपड़े से या किसी कपड़े से आप एक ब्रांच को ढक दो और दूसरे कपड़े से दूसरी ब्रांच को ढक दो और आप कहो कि ये जो कपड़े से बलून जी बना दिया है आपने इतने बड़े बड़े, इसके अंदर है क्या? तो उसके अंदर क्या है? नेटवर्क है, उसके अंदर जी ब्रांचेस है। उस तने से निकली हुई जो मेन ब्रांच है जी। वो ब्रांच ब्रांच हो रही है, वही सब है उसके अंदर। मेरी बात समझे क्या जो और मैं जो कहना चाह रहा पत्तियां हूँ? हैं वो एल्वियोलाई है। हाँ बेटा बिल्कुल सही बात है। समझ गया सर, मैं समझ हाँ, गया। वी हैव टू लंग्स विच आर कवर्ड बाय डबल लेयर्ड प्लूरा। ये आ गया क्वेश्चन का प्लूरा पॉइंट। डबल इम्पोर्टेंट। लेयर्ड प्लूरा, हाँ प्लूरा मतलब क्या? डबल लेयर। जैसे पेरिटोनियम उसकी होती आउटर है, में। बिल्कुल जी पेरिटोनियम यानी कि इंटरनल विसरल ऑर्गन्स को कवर करने वाली मीजोथीलियम। मैं बोल दूं यहां पर जी सर। मीजोथीलियम which is a covering epithelium of internal यानी कि visceral organs and it is mesothelium। mesothelium भी कैसा होती है? टेसलेटेड। ये भी टेसलेटेड होती है, ये डबल एल जी आएगा। सर। ये भी टेसलेटेड होती है विद प्लूरल फ्लूइड बिटवीन देम। उन दोनों के बीच में क्या होता है? प्लूरल फ्लूइड होगा। प्लूरल फ्लूइड। इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन। ठीक है, जी ये सर। प्लूरल फ्लूइड क्या फंक्शन क्या परफॉर्म कर रहा है? प्लूरल फ्लूइड हेल्प कर रहा है कि यहाँ पर फ्रिक्शन को रोकने के। फ्रिक्शन कम से कम हो पाए। इट रिड्यूसेस जी फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस। ठीक है, लंग्स की सरफेस, लंग्स की सरफेस यानी कौन सी? ये वाली। वहां पर कैसे लंग्स की फ्रिक्शन कम हो सरफेस। जाएगा? हाँ। क्योंकि एक प्रोटेक्शन यहां पर है, ठीक है, बीच में फ्लूइड है, उसके बाद फिर एक और प्रोटेक्शन बाहर की तरफ है, और ये जो बाहर वाला प्रोटेक्शन जी है ये अंदर से कनेक्टेड है, यानी कि हमारे रिब्स अगर बाहर जाएंगे तो वो इस पैराइटल प्लूरा को लेते हुए बाहर जाएंगे, और पैराइटल प्लूरा अगर हाँ बाहर जाएगी तो बीच के चिपके फ्लूइड की वजह से ये अंदर वाली प्लूरा भी बाहर जाएगी, और अंदर वाली प्लूरा अगर जी बाहर जाएगी तो वो लंग्स की वॉल से अटैच है, लंग्स को लेते हुए जाएगी। इसीलिए जब हम अपनी जी थोरेसिक वॉल की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और हमारा रिब केज बढ़ता है, उसकी वजह से लंग्स भी बढ़ते हैं। ये रीजन है, क्योंकि इनका इतना इंटीग्रेटेड, एक दूसरे से बिल्कुल मिला जुला हिसाब किताब है। ये जब बाहर जाएगा, ठीक है, रिब्स जब जी बाहर जाएंगी तो ये पैराइटल प्लूरा को खींचती हुई बाहर जाएंगी। पैराइटल प्लूरा खींचेगा तो बीच का फ्लूइड भी खींचेगा। जैसे दो पॉलीथीन है और दोनों पॉलीथीन के बीच में है क्या? पानी। पानी जी की जी एक जी पतली समझ लेयर गए है, सर। तो आप एक पॉलीथीन को खींचोगे तो दूसरी पॉलीथीन साथ में जाएगी। तो ऐसे ही ये जो जी विसरल प्लूरा है ये साथ जाएगी, विसरल प्लूरा साथ जाएगी तो लंग्स की वॉल से अटैच है, लंग्स भी बाहर जाएंगे, और लंग्स अगर बाहर जाएंगे तो क्या होगा? ये जो एल्वियोली दिख रहे हैं बढ़ेगा, इसमें एक निगेटिव प्रेशर आ जाएगा। निगेटिव प्रेशर यानी कि क्या? जनरेट हो जाएगा। हाँ, गुब्बारे को फुलाने के दो तरीके हैं, या तो उसमें फूंक भर दो, फूंक जी फूंक करके हवा भर दो, और या तो फिर उसको चारों तरफ से पकड़ के खींचो, उसमें कैविटी क्रिएट करने की कोशिश करो। तो जब कैविटी क्रिएट करने की कोशिश करोगे तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो प्रेशर प्रेशर घटेगा, घटेगा, प्रेशर घटेगा तो बाहर से अंदर एयर जाएगी। आएगा। ठीक हाँ है ना? जी ऐसा है। तो इस जी सर। प्रोसेस पे हमारे लंग्स जो हैं प्रोग्राम्ड हैं, इस प्रोसेस पे काम करते हैं। आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन क्लोज कांटेक्ट विद द thoracic wall, whereas the inner pleural membrane is in contact with the lung surface. The part starting with the external nostril up to terminal bronchiole constitute the conducting part। ये क्वेश्चन का पॉइंट। कंडक्टिंग पार्ट और रेस्पिरेटरी कंडक्टिंग पार्ट। पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट जी क्या सर। है? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से टर्मिनल ब्रोंकियोल तक। टर्मिनल ब्रोंकियोल तक कोई एक्सचेंज नहीं है, ठीक है। और जी सर। रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट की बात करें तो एल्वियोली एंड दियर डक्ट्स, ध्यान रहे, एल्वियोली एंड दियर डक्ट्स, डक्ट्स की भी बात हो रही है बेटा यहाँ पे बात डक्ट्स की भी हो रही है। हाँ, कंडक्टिंग पत्ती पार्ट, और उसके वो डंडी पत्ती की। यस यस, जो पतली वाली जो जिसको पीटीओल बोलते हैं, जिसको पीटीओल बोलते हैं, हाँ वो ग्रीन कलर की। यस, जी सर। तो वो भी एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करेगी। समझ गए।
द कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेयर एयर टू द एल्वियोली। कंडक्टिंग पार्ट क्या करेगा, नॉस्ट्रिल से लेकर एल्वियोली तक ले जाएगा, फॉरेन पार्टिकल को क्लियर ट्रैप करेगा, ह्यूमिडिफाई करेगा, यानी कि उसमें वाटर वेपर ऐड करेगा, और एयर हाँ, के और बॉडी टेम्परेचर को के बराबर बॉडी लाएगा। टेम्परेचर के बराबर लाएगा। जी सर। जबकि एक्सचेंज पार्ट इज द एक्चुअल साइट ऑफ द ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ क्या? जी सर। लंग्स आर सिचुएटेड इन थोरेसिक चैम्बर। ये क्या है थोरेसिक चैम्बर? थोरेसिक चैम्बर जो है ये हमारे थोरेसिक केज के अंदर है, बिल्कुल, जिसको आगे से किसने बना रखा है? जिसको वेंट्रली स्टर्नम ने बना रखा है, लेटरली यहाँ पर रिब्स हैं, और डोर्सली क्या है? वर्टिब्रल कॉलम, पीछे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम। तो मैं यहाँ पर हाईलाइट क्या करूं, मैं डोर्सली, वेंट्रली और लेटरली को हाईलाइट कर दे रहा हूँ। ठीक है, हम डोर्सली वगैरह तो पढ़ लेते हैं, लेकिन एक चीज जो हम लोग मिस कर जाते हैं वो पूरी की पूरी मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर रहा हूं, ये बड़ी खास है। क्यों है खास, यहां देखें। ये जो है ना डायफ्राम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों? जी सर। क्योंकि डायफ्राम जब नीचे जाता है, हाँ, तो प्रेशर बढ़ेगा, कम होगा। हाँ, जब डायफ्राम नीचे जाएगा यानी कि फ्लैट हो जाएगा। जी सर। फ्लैट होने की वजह से जब ये नीचे, मतलब नीचे जब जाता है ये, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन करती हैं इसकी फ्रेनिक मसल्स, तो यहाँ पर जो लंग्स है ना, लंग्स भी पुल होते हैं नीचे, लंग्स को नीचे खींचा जाता है। चारों तरफ से तो आप गुब्बारे को खींच रहे हो, लेकिन सरफेस से पकड़ के भी नीचे खींच रहे हो। ठीक है, तो उससे एडिशनल उसमें वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम उसमें थोड़ा सा और वॉल्यूम बढ़ जाएगा। हाँ जी सर। The anatomical setup of lungs in thorax is such a way that any change in the volume of thoracic cavity will reflecting change in the lungs of pulmonary cavity. सेटअप कुछ इस एक्सपर्टीज का सेटअप है यहाँ पे कि कोई भी चेंज जिसकी भी वजह से ये रिब्स बाहर जाएंगी, ये लंग्स को लेते हुए जाएंगी। तो इन रिब्स के जस्ट नीचे से जितना भी स्पेस है, सारा खोखला स्पेस जो है, वो सारा थोरेसिक चैम्बर है। तो थोरेसिक चैम्बर इज एन एयर टाइट चैम्बर, एंड एनी चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक चैम्बर विल लीड टू द चेंज इन पार्शियल प्रेशर, नहीं, वॉल्यूम ऑफ लंग्स। अच्छा, हाँ, Any change in the volume of thoracic chamber will lead to the respective change in the volume of lungs. लंग्स के वॉल्यूम में भी उसी प्रकार से चेंज होगा। जी सर। इसके बाद हम बात करें कि ब्रीदिंग सच एन अरेंजमेंट इज एसेंशियल फॉर ब्रीदिंग बिकॉज वी कैन नॉट डायरेक्टली ऑल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम। हम लोग एयर को मुंह में भर के अंदर पुश नहीं करते, क्योंकि हमारे पास एपिग्लोटिस होता है। जैसे ही हम घोटेंगे, स्वेलो करेंगे, डीग्लूटेशन करेंगे, वैसे ही एपिग्लोटिस ग्लोटिस को बंद कर लेगा और सारी हवा ईजोफेगस में चली जाएगी। तो कोई फायदा नहीं, हम लोगों के पास वो मैकेनिज्म नहीं है। प्लस हम लोगों के पास डायफ्राम है, फ्रॉग के पास डायफ्राम नहीं होता है। हमारे यहाँ रिब केज एक्सपेंड करता है, इसलिए लंग्स एक्सपेंड करते हैं। हाँ, उसके अंदर तो गुब्बारे में हवा भरी जा रही है, इसलिए गुब्बारा जिस कंटेनर में है वो कंटेनर भी बढ़ रहा है। जबकि हमारे यहाँ पहले कंटेनर बढ़ता है, इसके बढ़ेगा फिर हवा भरेगी, प्रेशर होता है। हाँ जी सर। तो अब हम बात कर लें कि रेस्पिरेशन क्या चीज है, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या डिफरेंस होता है, ये तो हम लोग जानते ही हैं। और